हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस अड्डा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे भारत की जनगणना 2011। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए, खासकर आपका 27 जुलाई 2025 को जो आरओ का एग्जाम लगा है, उसके बाद टेट का होगा और फिर बीपीएससी का भी एग्जाम लगा हुआ है। तो ये इन सभी एग्जाम्स के लिए भारत की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी, चाहे सेंट्रल का एग्जाम हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, जनगणना से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये बहुत ही वीवीआईपी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। यहाँ से आपका मैंने जो कवरेज किया है वो 100% कवरेज किया है क्वेश्चनों का। तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है और मैंने यूपी जो जनगणना है 2011 की, वो मैं पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, भारत की जनगणना 2011। तो जनगणना को समझने से पहले हम जनगणना के कुछ फीचर्स को समझ लेते हैं कि जनगणना कहते किसे हैं, जनगणना होती कैसे है और जनगणना किसका विषय है। तो इसके लिए हम पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जनगणना जो है, सेंसस, ये आपका संघ सूची का विषय है। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार का विषय है और जिसका जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान के आर्टिकल 246 में सूचियों का जिक्र है। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत इसका जिक्र आता है। अब सातवीं अनुसूची में क्या दिया है? सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां दी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो जनगणना है वो संघ की सूची का पार्ट है। तो संघ की सूची का पार्ट होने के कारण जनगणना कराने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर जनगणना केंद्र सरकार का टॉपिक है तो जनसंख्या नियंत्रण किसके हिस्से में आता है? जनगणना तो आपका संघ सूची में आता है। अब जनसंख्या नियंत्रण किस सूची में आता है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची में आता है। इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो जनसंख्या स्थापित जनगणना की स्थापना जो हुई है उसके लिए क्या कारगर कदम उठाए गए? तो जनगणना के लिए जनगणना संगठन स्थापित किए गए। इसके लिए भारत सरकार, जनगणना जो आती है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत होती है। जनगणना जो संगठन है, इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होते हैं। तो इस समय भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्तमान की जो जनगणना हो रही है वो इन्हीं के सानिध्य में हो रही है। जनगणना आयुक्त वर्तमान में जो होगी वो मृत्युंजय कुमार नारायण होंगे। अब भारत की जनगणना का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं कि भारत की जनगणना का इतिहास क्या है। तो भारत की जनगणना का इतिहास जानने के लिए हम पहले जनगणना का इतिहास जानते हैं। तो सर्वप्रथम विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई? तो विश्व में सबसे पहले जनगणना हुई स्वीडन में। और कब हुई? 1749 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस और आरओ में पूछा गया कि सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चनों की रिपीटेशन बहुत होता है यूपी में। और प्रथम बार दशकीय जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये अमेरिका से हुई। कब हुई? 1790 में। अब भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो पहली अनियमित जनगणना की बात करें तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई। लॉर्ड मेयो के काल में। और कब हुई? 1872 में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात करें तो 1951 में। अब जब अनियमित जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई तो नियमित जनगणना कब हुई? तो नियमित भारत में नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई वो 1881 में हुई। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के समय हुई। और उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू डब्ल्यू प्लोडेन थे। डब्ल्यू डब्ल्यू प्लोडेन। ये भी पूछ सकता है कि जनगणना आयुक्त जब नियमित जनगणना हुई। और इसी एक इसका टर्मिनोलॉजी और याद रखिएगा, नियमित जनगणना की जगह काफी बार क्वेश्चन में पूछ दिया है कि वैज्ञानिक जनगणना, भारत में वैज्ञानिक जनगणना कब आरंभ हुई? तो इसी नियमित जनगणना को ही हम वैज्ञानिक जनगणना भी बोल देते हैं। तो वैज्ञानिक जनगणना की भी शुरुआत 1881 में हुई। टर्म शब्द बस बदल गए हैं और सब वही है। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर्य गोपाला स्वामी थे। आर्य गोपाला स्वामी, 1951 के समय। नेक्स्ट की बात करें, अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस कि जनगणना में जन घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कैसे कहते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। जनघनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनघनत्व। जैसे कोई एरिया है तो 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की संख्या जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? वो जनघनत्व कहलाएगी। तो एरिया इक्वल टू 1 × 1 इक्वल टू 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यही आपका जनघनत्व होता है। अब हम लिंगानुपात की बात करें तो सेक्स रेशियो क्या होता है?
तो सेक्स रेशियो को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो संख्या होती है, उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। अब इसे जब काउंट किया जाता है, इसे निकाला जाता है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, लिंगानुपात इक्वल टू स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या इंटू 1000। तो ये फार्मूला लगा के आप लिंगानुपात निकाल सकते हैं। अब एक डेफिनेशन आती है चाइल्ड सेक्स रेशियो की, सीएसआर की, कि शिशु लिंगानुपात क्या होता है। तो शिशु लिंगानुपात के लिए हम 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, तो 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या बच्चों पर बच्चियों की संख्या, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसमें भी महिलाओं पुरुषों ही को काउंट किया जाता है। इसमें लिंगानुपात बच्चों का निकाला जाता है 0 से 6 आयु वर्ग का। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक साक्षरता दर। व्हाट इज लिटरेसी रेट? साक्षरता दर क्या होती है? तो साक्षरता दर, ये टर्मिनोलॉजी आप याद कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत से बच्चे आ जाता है टॉपिक साक्षरता दर, तो वो साक्षरता दर ही नहीं समझ पाते हैं कि साक्षरता कहते किसे हैं। तो साक्षरता दर के लिए पैमाना है 7 वर्ष की आयु या उससे अधिक का कोई व्यक्ति। अब जो पहले जो साक्षरता दर निकाली जाती थी 1991 से 7 वर्ष किया गया है, 1991 के बाद हम कह सकते हैं। लेकिन 1991 से पहले जो साक्षरता दर निकाली जाती थी वो 4 वर्ष के बच्चे पर निकाली जाती थी। अब 1991 के बाद जो काउंट किया जाता है वो 7 वर्ष के बच्चे पर काउंट किया जाता है। तो साक्षरता दर को निकालने का फार्मूला होता है साक्षर। पहले हम जान लेते हैं कि साक्षर किसे कहते हैं। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति यदि अपनी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, अपनी भाषा उसकी होगी। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति यदि अपनी भाषा में लिख या पढ़ सकता हो तथा उस भाषा को समझ भी सकता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिटरेट बोल देते हैं। अब इसको निकालने का फार्मूला होता है साक्षरता रेट को जो निकालते हैं, तो साक्षरों की संख्या पहले हम काउंट करते हैं, फिर 7 प्लस आयु वर्ग के लोगों की संख्या की, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या कितनी है, फिर उसमें 100 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साक्षरता दर हमारी निकल आती है। अब नेक्स्ट आता है कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? तो प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में उन शिशुओं की संख्या जो 1 वर्ष के भीतर मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं या स्वर्ग से सिधार जाते हैं या ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में उन शिशुओं की संख्या को हम निकालते हैं कि जो 1 वर्ष के भीतर क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो वो होता है शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट आता है दशकीय वृद्धि दर क्या होती है? तो दशकीय वृद्धि दर जो हम निकालते हैं उसमें जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत जो 10 वर्षों में हुआ है उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि डीजीआर क्या है। तो डीजीआर को निकालने का जो फार्मूला है वर्तमान जनसंख्या जो है, जैसे 2021 की हम निकालेंगे तो 2021 की जो जनसंख्या होगी उसमें माइनस करेंगे 10 वर्ष पूर्व की जो जनसंख्या होगी, मतलब कह सकते हैं पिछली जनसंख्या को, और बटे करेंगे 10 वर्ष पूर्व पहले की जनसंख्या को, गुणे 1000 कर देंगे तो इससे डीजीआर आ जाएगा, 10 की वृद्धि दर आ जाएगी कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई, उसका रेट क्या है, कितना प्रतिशत बढ़ा है। अब पहली बार हम जाने कि जाति आधारित जनगणना कब हुई थी पहली? तो 1931 में हुई थी। नेक्स्ट की बात करें, अब आते हैं हम भारत की जनगणना पर। यहाँ से हमारा टॉपिक चालू होता है और बहुत ही एक-एक फैक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुनने ही से आपकी आधी समस्याएँ जनसंख्या से या जनगणना से रिलेटेड समाप्त हो जाएँगी। तो आइए शुरू करते हैं। जनगणना 2011। तो 2011 की जो जनगणना है, सबसे पहले पूछेगा आपका उसका क्रम कौन-सा है? तो 15वीं जनगणना है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इस जनगणना का क्रम कौन-सा है? 15वां। और स्वतंत्र भारत की कौन-सी जनगणना है? तो ये 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत का क्रम पूछें तो 7वां है। इसके संभुकर की बात करें, मैस्कॉट की बात करें तो क्या है? प्रगणक शिक्षिका है, प्रगणक शिक्षिका। इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। अब 2011 की जब जनगणना हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली उस समय जनगणना आयुक्त थे। अब आता है एनपीआर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो यह भारत सरकार द्वारा देश के सभी सामान्य निवासियों का एक डेटाबेस बनाने की पहल है, इसी को बोल दिया जाता है एनपीआर। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2045 तक रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिएगा।
वो सीधा क्वेश्चन पूछेगा जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो सीधा याद रखिएगा 2045। नेक्स्ट है, भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर जो थी वो ऋणात्मक रही थी, ये आप याद रखिएगा। और 1911 से 1921 के बीच कितनी ऋणात्मक रही? तो 0.31% ऋणात्मक रही थी। नेक्स्ट की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कब हुई? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि 1961 से 1971 के टाइम हुई। 1961 से 1971 के टाइम। अब भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? तो वर्ष 1931 में। हम पहले भी ये कोई क्वेश्चन बता चुके हैं आपको कि भारत में जाति आधारित जनगणना सबसे पहली बार कब हुई? तो 1931। महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं जनगणना के। तो कुल जनसंख्या भारत की कितनी है? तो 121 करोड़ हम बोल देते हैं। एग्जैक्टली डाटा की बात करें तो 1 करोड़ 21 लाख 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 ये एग्जैक्टली डाटा है। अब इसमें मेल की हम परसेंटेज की बात करें तो 51.47% क्या है? मेल है। और फीमेल की बात करें तो 48.53% फीमेल है। विश्व की कुल जनसंख्या का अगर परसेंटेज की बात करें तो 17.55% बर्ड की पॉपुलेशन में हिस्सा है। 17.5% भारत का हिस्सा है कुल जनसंख्या में पूरे वर्ल्ड की। अब विश्व में स्थान की बात करें तो चीन को पछाड़ा जा चुका है। इस समय भारत पहले स्थान पर आ चुका है। लेकिन हम जब जनगणना 2011 की बात करेंगे तो हम पहला स्थान नहीं लगाएंगे, हम दूसरा ही लगाएंगे, क्योंकि अभी डाटा नहीं आया है। जब डाटा दे देगा जाके उस समय हम लगाएंगे चीन, अगर 2011 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो। किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो नागालैंड ये जो राज्य है इसकी दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? ऋणात्मक रही है। कितनी रही है? 0.6% जो है इसमें कमी आई है। भारत के लिंगानुपात की बात करें तो कितना है? 943 943 943 943 है भारत का लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 919 है। ग्रामीण जनसंख्या भारत में कितनी निवास करती है? तो 68.8%। शहरी की बात करें तो 31.2%। साक्षरता की बात करें भारत में तो 74% साक्षरता पाई जाती है भारत में। और पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करें तो 82.14% पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता की बात करें तो 65.46% महिला साक्षरता है। जनघनत्व की बात करें तो भारत का जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जब ये डाटा आपको रटा होगा तो आप जो 2021 की जनगणना की अभी रिपोर्ट आएगी उसमें ये बहुत हेल्प करेगा आपका, क्योंकि आप उस समय कंपैरिजन अच्छे से कर पाएंगे, तुलनात्मक अध्ययन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर जिले की बात करें भारत में कौन सा है? तो ठाणे है। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दिबांग घाटी। ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर 5 राज्यों की बात करें तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर आपका यूपी का आता है, उत्तर प्रदेश का। सेकंड महाराष्ट्र का। और थर्ड बिहार का। और फोर्थ है पश्चिम बंगाल का। तो 19 करोड़ जो है, 19.9 करोड़ उत्तर प्रदेश की, 11 करोड़ आपकी महाराष्ट्र की, और 10 करोड़ आपकी बिहार की, और पश्चिम बंगाल की 8 करोड़ है। नेक्स्ट की बात करें, जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो ये दिल्ली है, इसकी आबादी 1 करोड़ 60 लाख है। और पुदुचेरी की बात करें तो आपका 12 लाख है। और चंडीगढ़ की बात करें तो 10 लाख 50 हजार है। 10.5 लाख चंडीगढ़ की है। तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा इसमें कि जनसंख्या का क्रम कौन सा है। अब सबसे कम जनसंख्या वाला अगर यूटी संघ शासित प्रदेश की बात करें तो कौन सा है? लक्षद्वीप है। यहाँ मात्र 64,000 जनसंख्या निवास करती है। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्यों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ में होती है? सिक्किम में, उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, फिर नागालैंड। सिक्किम में जो है 6,10,000 ही है। उसके बाद 10 लाख आती है आपकी मिजोरम की जनसंख्या, फिर 13 लाख आपका अरुणाचल प्रदेश 13 पॉइंट समथिंग, और गोवा की 14.5 लाख आ जाती है, और नागालैंड की 19.7 लाख है। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, यूटी की बात करें, तो वो कौन से हैं? तो लक्षद्वीप है, अभी बताया था 64,000 यहाँ जनसंख्या निवास करती है ओनली। तो सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी है आपका। फिर उसके बाद अंडमान निकोबार, और फिर दादरा नागर हवेली,
एवं दमन एवं दीव आते हैं। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट की बात करें, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो मेघालय फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड आपका अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे बिहार और फोर्थ पर जम्मू कश्मीर, फिफ्थ पर आपका मिजोरम आता है। तो इस प्रकार 5 राज्य जो हैं जिनकी 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन की, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले अगर संघ शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे पहला स्थान दादरा एवं नागर हवेली दमन एवं दीव का आता है, यहाँ 55% 10 की वृद्धि है। वहीं पुदुचेरी की बात करें तो 28%। तो इस प्रकार के 2 राज्य ऐसे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य की बात करें तो नागालैंड, अभी बताया ही था, नागालैंड में कमी आई है, 10 की वृद्धि माइनस में ही है नागालैंड सबसे कम। उसके बाद केरल है 4.91% आता है, फिर गोवा 8.23% और फिर आपका आंध्र प्रदेश 10.98% और फिर आपका मणिपुर आ जाता है 12.5%। तो इस प्रकार न्यूनतम वृद्धि वाले ये जो राज्य हैं। अगला है न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्यों की अगर बात करें तो पहला स्थान आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जनघनत्व मात्र 17 लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। अभी हमने जनघनत्व की परिभाषा बताई थी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है उसे जनघनत्व कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर के दायरे में 17 लोग, मिजोरम में 52 लोग, जम्मू कश्मीर में 56 लोग और आपका सिक्किम में 86 और मणिपुर में 115 है। तो न्यूनतम जनघनत्व वाले ये 5 राज्य हैं। नेक्स्ट की बात करें, सर्वाधिक साक्षरता वाले अगर राज्यों की बात करें तो सबसे पहला स्थान केरल का आता है, 94% यहाँ साक्षरता है। फिर उसके बाद मिजोरम 91.33% है, फिर गोवा आता है 88.70% है, फिर आपका त्रिपुरा का नंबर आता है 87.22%, फिर आपका हिमाचल प्रदेश का 82.80। अगर आप डाटा 33 नहीं याद कर पा रहे तो 91 याद कर लीजिए, 88% एग्जैक्टली डाटा याद कर लीजिए। अब सर्वाधिक महिला महिला साक्षरता वाले जिले की बात करें तो मिजोरम में पड़ता है जिला सरचिप, यहाँ सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला पूरे भारत में है। और नेक्स्ट न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले की अगर बात करें तो ये आता है अलीराजपुर, ये एमपी में पड़ता है अलीराजपुर, यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता है। अब न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की अगर बात करें तो पहला स्थान बिहार का आता है, यहाँ 61.80% साक्षरता है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है 65.38%, फिर राजस्थान का नंबर 66.11%, फिर आपका आंध्र प्रदेश 67.02%। तो इस प्रकार न्यूनतम साक्षरता वाले ये 5 राज्य हैं, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट की बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाले सर्वाधिक महिला साक्षरता की अगर बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है, पहला स्थान केरल का आता है, यहाँ 100% महिला साक्षरता है। फिर मिजोरम की 86.72, फिर गोवा की 82.16%, फिर त्रिपुरा 78.98% और फिर हिमाचल प्रदेश 73.51%। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता में केरल, और साक्षरता में भी ले लें तो भी केरल है, फिर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट की बात करें न्यूनतम महिला साक्षरता की अगर बात करें तो न्यूनतम महिला साक्षरता सबसे पहला स्थान बिहार का आता है 46.40%, फिर राजस्थान का, फिर जम्मू कश्मीर का 49.12% और फिर आपका उत्तर प्रदेश का स्थान आता है 51.36% और फिर झारखंड का 52.04% न्यूनतम महिला साक्षरता में आता है। नेक्स्ट की बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य की अगर बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात भी कहाँ है, जहाँ साक्षरता होगी वहां लिंगानुपात भी अधिक होगा। लिंगानुपात से क्या आशय है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। तो केरल उसमें फर्स्ट स्थान पर है, यहाँ 84 महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। आपका सेकंड स्थान तमिलनाडु का आता है, यहाँ पर 996 है और यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर में आपका 992 और छत्तीसगढ़ में 991। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो पहला स्थान आपका हरियाणा का आता है 879, दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का 889, तीसरा सिक्किम का आता है 890, चौथा स्थान पंजाब का आता है 895 और पांचवा स्थान उत्तर प्रदेश का। तो ये उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर न्यूनतम लिंगानुपात में आता है। ये भी आपका यूपी आरओ के लिए याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात में
कौन सा स्थान है न्यूनतम लिंगानुपात में, तो ये 5वां स्थान हो जाएगा। तो पहला स्थान हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर्वाधिक जनघनत्व की, तो सर्वाधिक जनघनत्व में पहले स्थान पर आपका बिहार है 1106, दूसरा स्थान आपका पश्चिम बंगाल का था 1028 और तीसरा स्थान आपका केरल 860, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है। ये आरओ के लिए याद रखिएगा, क्षेत्रफल में भी चौथा स्थान है और आपका जनघनत्व में भी चौथा स्थान है। नेक्स्ट की बात करें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और सेकंड स्थान पर बिहार और थर्ड स्थान पर पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश में निवास करती है, उसके बाद बिहार में और उसके बाद पश्चिम बंगाल में। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर कहाँ निवास करती है, तो पहला स्थान आपका हिमाचल प्रदेश का आता है, उसके बाद बिहार और फिर असम का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के मामले में पहला स्थान किसका है, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में निवास करती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, फिर तमिलनाडु का स्थान आता है। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट की बात करें 1951 की जनगणना, अब हम 1951 की जनगणना की भी बात कर लें तो 1951 की जनगणना जो है वो भारत की कौन सी जनगणना थी ये भी पूछ देता है। तो जो स्वतंत्र भारत की ये पहली जनगणना थी और क्रम के आधार पर पूछे तो ये 9वीं जनगणना थी। साक्षरता दर उस समय मात्र 18 थी, 18% लोग साक्षर थे। लिंगानुपात उस समय 946 था। जीवन प्रत्याशा 32 थी, यानी आदमी अल्पायु में ही खत्म हो जाता था, 32 वर्ष जीवन प्रत्याशा। जनसंख्या मात्र कितनी थी, 36 करोड़ 10 लाख 88,090 थी। और 10 की वृद्धि दर कितनी थी, 13.5% 10 की वृद्धि थी। नेक्स्ट 1951 की भी जनगणना पूछ देता है, 1971 की भी जनगणना। आप एक इसमें पॉइंट याद रखिएगा कि 1971 की जो जनगणना है वो क्रम के आधार पर 11वीं जनगणना थी और इसी जनगणना के आधार पर क्या किए जाते हैं, आज भी जनसंख्या उसी जनसंख्या के आधार पर चुनाव किए जाते हैं। तो इसी जनगणना 1971 वाली के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। जनगणना से रिलेटेड हमें नहीं लगता कि अब आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।